वेलकम बैक टू ऑलकार्ड। इस वक्त जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं एपिसोड, तो इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च टू इस्लामाबाद जारी है। वो पहले भी से एक लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, उससे अलावा मल्टीपल अटैम्प्ट्स भी कर चुके हैं लॉन्ग मार्च के। तो हमने ये सोचा कि बजाय हम हफ्ते की सारी खबरों के ऊपर बात करें, जिसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है, लॉन्ग मार्च की बाकी चीज़ों पर भी बहुत आ चुकी है, हम आपको एक थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो पाकिस्तान में कितनी दफ़ा हो चुकी हुई है, उनके क्या फ़ायदे नुकसानात, उनका कोई रिज़ल्ट निकलता भी है, ये खाली पॉलिटिकल टूल है या एक वाकई चेंज या किसी जेन्युइन मूवमेंट का बेस बन सकती है। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सी मूवमेंट्स हुई जिनमें कुछ लॉन्ग मार्चेस भी शामिल हैं, और उन मूवमेंट्स के कुछ के बहुत फ़ायदे हुए, कुछ के बहुत नुकसान हुए, कुछ बगैर कुछ किए होम्योपैथिक से मूवमेंट्स जो थी वो ख़त्म भी हो गई। लेकिन जिन मूवमेंट्स से नुकसान हुआ, जिन मूवमेंट्स में पोटेंशियल था नुकसान होने का, उसमें से एक ऐसी मूवमेंट भी थी जिसकी वजह से हमारे मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, और वो सिर्फ ज़ुबान की बेस पर शुरू हुई थी। तो प्रोटेस्ट्स और मूवमेंट्स और लॉन्ग मार्चेस जो थे पोटेंशियली एक बहुत बड़ा ट्रबल भी क्रिएट कर सकते हैं या बहुत बड़ी तब्दीली भी लेके आ सकते हैं, किसी रेवोल्यूशन, मैं रेवोल्यूशन का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूँगी, लेकिन किसी बहुत बड़ी तब्दीली का भी बायस बन सकते हैं। तो हमने आपको सोचा कि आपको हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दें कि पाकिस्तान में जैसे जो लॉन्ग मार्चेस होती रही हैं उनका किस तरह होती थी, उनके पीछे कोई होता था या ऑर्गेनिक थी, और उनका फ़ायदा या नुकसान क्या होता था। मैं बेनज़ी से शुरू करना चाहती। बेनज़ी, आप शुरू करना चाह रहे थे विद अयूब खान से। हाँ, जो सबसे बड़ी एक पहली जो बड़ी तहरीक चली हमारे मुल्क में, बहुत छोटी छोटी पहले उससे तहरीक चलती रही, लेकिन जो मैं कहूँगी एक बड़ी सक्सेसफुल कामयाब तहरीक थी, वो थी अयूब खान के दौर में। ये थी 1968 में। अच्छा, ये एक बड़ी मुख्तलिफ सी तहरीक थी, क्योंकि इसको जो लीड कर रहे थे वो तलबा थे, स्टूडेंट्स थे पूरे मुल्क में, और दूसरे जो थे वो थे किसान। तो मेरे नहीं ख्याल से हमने उसके बाद कभी ऐसी कोई तहरीक देखी है मुल्क में। अच्छा, ये शुरू कैसे हुई? ये नवंबर 1968 में कुछ तलबा थे, वो एहतजाज कर रहे थे रावलपिंडी में, तो वहाँ पे उन पे पुलिस ने आके फायरिंग की। अयूब का दौर था, आमरीत थी मुल्क में, एक मिलिट्री डिक्टेटर थे। उस एहतजाज में 3 लोगों की जानें चली गई। वो आप कह सकते हैं एक बॉइलिंग पॉइंट था, और भी बहुत से फैक्टर्स थे जो आहिस्ता 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 बिल्डअप हो रहे थे। जाहिर सी बात है, एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, बुनियादी हकूक़ नहीं थे। बहुत देर से बंगाली भी जो थे वो एहतजाज कर रहे थे, उर्दू स्पीकिंग भी कर रहे थे, सिंधी भी कर रहे थे, पश्तून भी कर रहे थे। फिर आपने देखा कि 1965 में इलेक्शंस हुए हमारे मुल्क में, जिसमें जो फातिमा जिन्ना के साथ हुआ, जिस किस्म की मुहिम चलाई गई उनके ख़िलाफ़, और जिस तरह उनको हराया गया इलेक्शन में, और कहा यही जाता है कि धांधली हुई उस वक्त। तो ये सारी चीज़ें थी जो एडअप हो रही थी। लेकिन ये जो नवंबर 1968 में हुआ वो एक इरप्शन पॉइंट बना। उसके बाद पूरे मुल्क में, बड़े शहरों में और छोटे शहरों में, तलबा जो थे वो सड़कों पे निकले, उन्होंने एहतजाज किया। और जो फिर सियासी जमातें थी वो बाद में आई इस तहरीक में, जिसमें आपकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, आपकी नेशनल अवामी पार्टी थी जो बाद में ANP बनी, उसमें कुछ जो आपकी रिलीजियस पार्टीज़ थी जैसे जमात इस्लामी, जिन पर उस वक्त पाबंदी थी, वो भी निकली और वो फिर इसका हिस्सा बनी। और ये तहरीक मैं कहूँगी कि इतनी कामयाब हुई कि इसने मजबूर कर दिया कि जनरल अयूब खान को अब इस्तीफ़ा देना पड़ा, उनको हटना पड़ा। और भी अब जाहिर सी बात है, फ़ौज के अंदर से सीनियर जो लीडरशिप थी उन्होंने भी उनको मजबूर कर दिया, तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और उनको हटना पड़ा। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी बड़ी जो तहरीक थी वो आई 1977 में। अच्छा, वो यूनिक इसलिए थी क्योंकि वो थी एक सिविलियन इलेक्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अच्छा, वो तहरीक जो थी अयूब खान की तहरीक से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर एक पहले मूवमेंट बनी पाकिस्तान नेशनल अलायंस, जिसमें कोई 9 सियासी जमातें थी, और ज़्यादातर आपकी रिलीजियस पार्टीज़ थी, जमात इस्लामी, JUP, लेकिन कुछ सेकुलर पार्टीज़ भी थी जैसे नेशनल अवामी पार्टी थी। अच्छा, इसके पीछे जो एक बहुत बड़ी वजह थी वो थी फिर से इलेक्शंस। जो इलेक्शंस हुए उस वक्त मुल्क में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे, आम इंतखाबात उन्होंने डेट जो थी जब होने थे उससे 1 साल पहले जल्दी से अनाउंस कर दिया। तो 9 सियासी जमातें जो थीं वो इकट्ठी हुई और उन्होंने एक पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनाई। उन्होंने कहा हम इस पे इलेक्शन लड़ेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। अच्छा, वो इलेक्शन में कोई ख़ास उनको नताइज मिले नहीं, मुश्किलों से उन्होंने कोई 40 सीटें जीती। तो वो एक तो वो भी उसका बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो कहते थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने धांधली की है, हमें हराया है, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया सूबाई इलेक्शन के।
इसके अलावा भी एक इकोनॉमी और मईशत, अच्छा हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सी मूवमेंट्स में मईशत की बहुत बात होती है और तब भी मईशत का बहुत बुरा हाल था मुल्क में। क्या कहते हैं, रिसोर्सेज का मसला था, उस वक्त एक ऑयल क्राइसिस आया हुआ था पूरी दुनिया में, जैसे हम अभी देख रहे हैं। तेल की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, रुपी जो था हमारा वो डिवैल्यू करना पड़ रहा था, तो एक वो भी एक इशू था। तो लेकिन इस तहरीक में जो एक कन्फ्यूजन थी ना, मैं कहूँगी ये थोड़ी सी कन्फ्यूज तहरीक थी, क्योंकि इसमें लेफ्टिस्ट पार्टीज़ भी थी, आपकी सोशलिस्ट पार्टीज़ भी थी और आपकी मजहबी जमातें भी थीं। अच्छा, मजहबी जमातें जो थी उनके मकासद जो थे वो कुछ और थे। वो चाहते थे एक निज़ाम मुस्तफ़ा हो मुल्क में, वो चाहते थे कि शरिया का कानून लाया जाए, और उन्होंने जो तहरीक चलाई और जिस किस्म की मुहिम चलाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़, वो बहुत ज़्यादा मज़हब का उसमें इस्तेमाल किया गया। जो लेफ्टिस्ट थे वो चाहते थे कि दोबारा से इलेक्शंस हो। आखिर में हुआ ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए, PNA बैठी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बैठे, बातचीत चल रही थी। कहा यह जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मान गए थे उनकी बातें, और उन्होंने कहा था ठीक है मैं इलेक्शंस भी दोबारा करा देता हूँ, और जो आप चाहते हैं, जो थोड़ी बहुत जो रिलीजियस पार्टीज़ की डिमांड्स हैं उनको भी मैं पूरा कर देता हूँ। जिसके बाद हमने देखा नाइट क्लब्स बंद हो गए हमारे मुल्क में, अल्कोहल बैन हो गई हमारे मुल्क में, संडे को जो छुट्टी होती थी वो फ्राइडे को हो गई। तो थोड़ी बहुत डिमांड जो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मान गए, लेकिन उसके असल नतायज जो थे वो सामने नहीं आए, इसलिए क्योंकि एकदम से हमारे मुल्क में फिर से मार्शल लॉ लग गई और जनरल ज़ियाउल हक आ गए। तो एक तरह से सिस्टम डिसरप्ट करने में PNA कामयाब हुई थी, और अयूब को रिमूव करने में तो वो मूवमेंट पूरी कामयाब हुई थी। तो ये दो कामयाब मूवमेंट्स हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस थी, इसकी जो तहरीक थी, ये इसको कहा जाता था कि ये ज़्यादातर एक एलीट तहरीक है, मूवमेंट है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे और आपके ट्रेडर्स थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ थी उनके भी ख़िलाफ़ थे। अच्छा, जो अयूब खान के ख़िलाफ़ हुई थी तहरीक, वो आपकी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे एक तहरीक चली थी, और एक बिल्कुल आपने जैसे कहा एक ऑर्गेनिक मूवमेंट थी। ये थोड़ी सी, और इस पर इल्ज़ाम ये भी लगता था कि इसको अमेरिका फ़ंड कर रही है, उस वक्त भी ये इल्ज़ाम लगता था। तो पहली मार्च में मूवमेंट ढूंढनी पड़ेगी जिसको एक्चुअली अमेरिका ने फंड किया था, उसके बाद सबको कलंक का टीका लगा के चले गए। अच्छा, मैं बात करना चाह रही थी बीबी की लॉन्ग मार्च की, बेनज़ीर भुट्टो ने जो लॉन्ग मार्च की थी 1992 में। अच्छा, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड एज सच वो नहीं है, इसमें दो बड़ी फ़नी बातें जो रिफ्लेक्ट करती हैं इस वक्त की हमारी चीज़ के साथ। एक तो ये कि उस लॉन्ग मार्च या उस प्रोटेस्ट मूवमेंट के दौरान फौज थोड़ी बहुत ना न्यूट्रल हुई थी। एक तो ये था, ठीक है, खामोश थे, बोल नहीं रहे थे, देख रहे थे हो क्या रहा है। अच्छा, दूसरा ये था कि किसी के टेन्योर के एंड होने का टाइम आ रहा था। उस वक्त वो गुलाम इसाक खान थे, दूसरा मैं कहना नहीं चाहती। तो खैर गुलाम इसाक खान के टेन्योर के एंड होने में सिर्फ 1 साल रह गया हुआ था, और उनके लिए बेहतर था कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो आपस में लड़ते रहे और मुझे दोनों अपने सपोर्ट के अश्योरिटी मिलती रहेगी ताकि मैं अगली दफ़ा भी इलेक्ट हो जाऊँ, जो 1 साल बाद मैंने वापस प्रेसिडेंट इलेक्ट होना है। तो ये भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है हमारे टाइम के साथ। मेरा बीबी की लॉन्ग मार्च बेसिकली इसलिए थी कि उनका ये पहले दिन से था, जो हम अब जानते हैं कि वो ठीक था, कि वो शी सेड कि शी वाज डिफीटेड थ्रू रिगिंग IJI वाली जो सारी चीज़ थी कि मुझसे इलेक्शन चुरा दिया गया था, ठीक है। और उसके अंदर ऑफ कोर्स उस वक्त ISI भी साथ शामिल थी, पैसे दिए गए IJI को और ये सब कुछ। तो बीबी का गुस्सा जो था, जो राइटफुल वो था कि दिस शुड हैव बीन माय गवर्नमेंट, वो उनका ख़त्म नहीं हुआ था। बहरहाल नवंबर 1992 तक नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो थी वो थोड़ी पॉपुलैरिटी में नोज डाइव करना शुरू हो गई। ऑफ कोर्स बीबी तक वो पॉपुलर थे भी नहीं, और दूसरा ये कि जो उन्होंने इकोनॉमिक प्रॉमिसेस किए थे वो थोड़े बहुत फ्लॉप होने शुरू हो गए, नहीं पूरे हो पा रहे थे। तो बीबी ने राइट टाइम देखा और बीबी ने एक अनाउंस। अच्छा, ये सबसे मजे की चीज़ ये है कि बीबी ने पहली जो मार्च इसकी अनाउंस की, उन्होंने सिर्फ कहा था कि हम पिंडी से इस्लामाबाद आ रहे हैं प्रोटेस्ट करते हुए, 20-22 किलोमीटर की नहीं जी, गवर्नमेंट ने कहा सवाल ही नहीं पता था, हम आपको 20 किलोमीटर भी मार्च करने थे। इन्होंने जी पिंडी में वो खोल दिए। बीबी को पहले पुलिस बैरियर्स में कॉर्डन में रोकने की कोशिश की गई, वो चुपती चुपाती निकल गई, फिर एक बजेरों में भागी और वहाँ से निकल गई, पिंडी पहुँच गई। पिंडी से उन्होंने इस्लामाबाद आना था, पिंडी में फुल टीयर गैस। अच्छा, यही ना वो जो अब आजकल नए बच्चे कहते हैं कि टीयर गैस, ये तो इस मुल्क का सबसे पहला काम है। अगर आप पॉलिटिकल नहीं, बट एक्सपायर्ड टीयर गैस तो नहीं चलाने चाहिए ना। तो अभी क्या तो 92 में एक्सपायर्ड थी, चेक करने का मैं अभी की बात कर नहीं चलानी चाहिए, बट ये होता है, ये तो बैप्टिज्म बाय फायर है भाई, ये तो करनी पड़ेगी।
तो वो उस वक्त शेयर गैस चली, बीबी के लिए लोग निकल आए पिंडी में, ये देख के थोड़ी सी गवर्नमेंट अपसेट हो गई और बीबी को उन्होंने वो 22 किलोमीटर पूरे नहीं करने दिए रात के 2 बजे। अच्छा, ये खबर जो है कि ये सब हुआ जो मैं भी आपको सुनाने लगी हूँ, ये इंटरनेशनल मीडिया में ज़्यादा रिपोर्ट हुआ था, लेकिन रात के 2 बजे तक कराची की लास्ट फ्लाइट जो थी उसको डिटेन करके एयरपोर्ट पे खड़े रखा गया, क्योंकि बीबी को उसमें डालना था कि कराची जाए वापस, ठीक है। और 2 बजे बीबी को जिस गाड़ी में रखा हुआ था वो आई और उसके अंदर से बीबी को उन्होंने उठा के जहाज़ में डाल के कहा जी चलो जहाज़ चला जाए। उसके बाद उन्होंने कहा ये इस्लामाबाद से बैंड है, ये इस्लामाबाद नहीं आ सकते। बीबी ने कहा मैं पेशावर से आने लगी, उन्होंने कहा पेशावर से भी बैंड है। तो फारूक लगारी ने कहा आप कितने शहरों से बैन करेंगे, बाद में देखें जरा, छुरा लेके खुद ही आ गए थे। तो चौधरी निसार हमारे फेवरेट, मेरे और बेनज़ीर के हमने बड़ी ट्रांसक्राइब की है, तो चौधरी निसार जो उन्होंने कहा कि अगर ये 100 शहरों से मार्च निकालेंगे 100 शहरों में बैन करेंगे। मेरा ख्याल है इससे कोई मिलती जुलती स्टेटमेंट दी थी। मैंने उसके बाद बीबी ने कराची से सोचा कि मैं ट्रेन मार्च निकालती हूँ। तब तक फौज की खामोशी जो थी ना, वो गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को चुभना शुरू हो गई थी। चुप क्यों? इनको तो इस वक्त बीबी को शट डाउन कर देना चाहिए, इनको बीबी को बंद कर देना चाहिए, ये नहीं कर रहे। और गुलाम इसा खान भी चुप हो गए, क्योंकि उनको तो एक्सटेंशन नई टेन्योर चाहिए थी, ठीक है, तो वो भी चुप हो गए। तो इसलिए ना फेडरल गवर्नमेंट को लगना शुरू हो गया कि हम तो बड़े मसले में फंसने लगे हैं। उन्होंने कहा जिनको करने दो ट्रेन मार्च। बीबी ने ट्रेन मार्च निकाली और वो ट्रेन मार्च बहुत कामयाब रही। अगर आपको वो तस्वीरें याद हो, स्टेशन टू स्टेशन रुकती जा रही थी और स्टेशन पे लोग ही लोग और इतनी औरतें होती थी हर स्टेशन पे, और वो ट्रेन मार्च उनकी बड़ी ही कामयाब रही। इवेंचुअली दो शी वॉज अनएबल टू पुल डाउन द गवर्नमेंट, बट उससे उनकी गवर्नमेंट इतनी वीक हो गई कि देन द इलेक्शंस वर कॉल्ड अगेन एंड शी वॉज एबल टू कम बैक टू पावर। इमीडिएट उसका नहीं फ़ायदा हुआ, विच इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई थिंक हमारे शायद करंट टाइम पे रिफ्लेक्ट करती है कि इमीडिएट शायद फ़ायदा लॉन्ग मार्चेस का शायद अभी भी ना शायद हो जाए, आई डोंट नो, बट गवर्नमेंट को कमज़ोर करने में और हिलाने में और गिराने में साथ निभा सकती है। अच्छा, मुझे बहुत एक फ़नी ये चीज़ लग रही है कि जो एक्चुअल लॉन्ग मार्च मेरा ख्याल है जो पहली दुनिया में ग्लोबली जिसको लॉन्ग मार्च कहते हैं वो तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी रेड आर्मी की थी, और वो तो 1 साल चली और उसने तो पूरे चाइना का निज़ाम बदल के रख दिया फंडामेंटली। तो मुझे नहीं मालूम हमने ये टर्म क्यों इस्तेमाल हम करते हैं हमारी प्रोटेस्ट के लिए। क्या और ममालिक में भी जहाँ मार्चेस होती हैं उनको लॉन्ग मार्च कहते हैं? देखिए हम छोटे हैं, इतनी लॉन्ग नहीं हो सकती। और से इंस्पायर्ड देखिए कोई बंदा ऊपर नॉर्थ से चलेगा तो वो अरेबियन सी क्रॉस करता है। जैसे कि भारत में मार्चेस होती है, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुई तो वो उसको क्या कह रहे थे, लॉन्ग मार्च टू दिल्ली, आई डोंट नो, या सिर्फ हम कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, सो मैं बात करना चाहती हूँ लॉयर्स की। लॉन्ग मार्च आज़ाद अदलिया के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की, और ये मेरे लिए थोड़ी पर्सनल मार्च भी है क्योंकि इससे पहले मैं सियासत में इतनी दिलचस्पी नहीं रखती थी। मैं यूनिवर्सिटी में थी जब जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को सस्पेंड किया उनके खिलाफ मिसकॉन्डक्ट के इल्ज़ामात लगा के, और उसके बाद पूरे मुल्क में वकला ने उनके लिए एक तहरीक शुरू की। आई डोंट नो, आप में से पार्टी, मेरा ख्याल है आप भी काफ़ी एक्टिव थी। मुझे गंदा पड़ा था बहुत मेहनत का रेवोल्यूशन जहाँ भी आता है मैं एज अ जर्नलिस्ट कवर करती हूँ। मैं कॉलेज में थी तब। अच्छा, हम लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट की थी, इमरजेंसी थी। नहीं, डंडा में तो नहीं पड़ा। मुझे टीयर गैस मैंने फेस की थी, उसके बाद कैसे उसके क्या रेप्रिकॉशंस होते हैं, किस तरह अपने आप को बचाना चाहिए, और वो पानी और वो सब, वो तो मेरे लिए पर्सनली वो अहमियत रखती है। मैं यूनिवर्सिटी में थी यहाँ, और हमारी यूनिवर्सिटी भी काफ़ी एक्टिव थी, उन्होंने हिस्सा लिया जो शुरू का इसका पार्ट था खास तौर पे तब। तो कि फिर आप लोगों को याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को रिस्टोर कर दिया, उन्होंने कहा आप सस्पेंड नहीं कर सकते। उसके बाद बहुत ज़्यादा एक टर्मोइल था जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस और एजिटेशन बढ़ रही थी। शायद आज़ाद, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी और जनरली ग्रीवेंसेस मिलके हमने देखा बहुत ज़्यादा टर्मोइल था मुल्क में, और नवंबर 2007 में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। दूसरी बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन आइन को सस्पेंड कर दिया, और उन्होंने जजेस से कहा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कि वो फिर से वोट लें, क्योंकि वो चाहते थे अपने पसंद के जजेस को वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में रखें। बहुत से जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की जो मेजॉरिटी थी, उन्होंने इस बार ओथ नहीं लिया।
और बहुत ज़्यादा इस पर प्रोटेस्ट हुई, पॉलिटिकल पार्टीज ने, वकला ने, बाकी आपकी प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स ने, सब ने इसमें हिस्सा लिया और दिसंबर में जो इमरजेंसी है वो कॉल ऑफ करनी पड़ी। जनवरी में इलेक्शंस होने थे 2008 के, वो 2008 फरवरी में हुए। हमने देखा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई इस वक्त में, तो वो इतना एक पॉलिटिकली आपके इवेंटफुल टाइम था, इतना कुछ हो रहा था साथ साथ। और ये जो मूवमेंट है इसमें मार्चेस, प्रोटेस्ट मुख्तलिफ हिस्सों में मुल्क के मुसलसल हो रहे थे। अच्छा, इलेक्शंस में एक वादा किया पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, उन्होंने शुरू में नवाज शरीफ और नून लीग के साथ कोalition भी बनाई और उन्होंने वादा किया था कि हम जजेस को वापस रिस्टोर करेंगे। लेकिन कुछ इख्तलाफात थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ खौफ थे, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने अपना ये वादा पूरा नहीं किया। उसमें सबसे एक जो कहा जाता है कि उनको शक था कि जो एनआरओ जो ऑर्डिनेंस आई थी, हम फिर से एनआरओ सुन रहे हैं, वही अल्फाज है, वही टर्म्स हैं, वो कितनी रिपीट करती है हमारी सियासत में। उस वक्त एनआरओ जो था, पीपल्स पार्टी उसकी बेनिफिशियरी थी, उनको डर था कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो है मोहम्मद चौधरी, वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके स्ट्राइक डाउन कर, वैसे हुआ यही बाद में। तो इसलिए उन्होंने रिस्टोर नहीं की। इसलिए जो वकला की तहरीक है और PMLN खासतौर पे और सियासी जमातें भी, उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो तहरीक है अपनी वो कंटिन्यू रखी। पहली एक और लॉन्ग मार्च हुई 2008 में ही, मेरा ख्याल है जून में, वो इस्लामाबाद जानी थी। वकला ने बहुत पुरजोश होके वो लाहौर से और शहरों से निकल के इस्लामाबाद पहुंचे, तो एजाज एहसन साहब ने कॉल ऑफ कर दी। तो लोगों को ये लगा कि शायद बैकडोर पे कोई चैनल्स कम्युनिकेशन हो रही है, और बहुत वकला को हम गुस्सा भी था कि हम तो इस्लामाबाद सिट इन करने के लिए आए थे, आपने हमें पहले ही कह दिया हम वापस चले जाए। कुछ ही दिनों में वो लॉन्ग मार्च वापस चली गई। लेकिन जो वही बात है, जो एजिटेशन है, कॉन्फ्रंटेशन है, वो चलती रही। अब हम लोग, मैं तो ये जब पढ़ रही थी, इतनी चीजें बाद रिमाइंडर के तौर पे सामने आई कि पीपल्स पार्टी और PMLN की कोalition थी, वो टूटी। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया एक केस में। उसके बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी ने गवर्नर्स रूल लगाया। उसके बाद फिर से एक लॉन्ग मार्च है वो अनाउंस हुई। कहा यही गया कि ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और बाकी जो जजेस हैं उनकी वापस रेस्टोरेशन के लिए है और मुल्क में आजाद अदलिया के लिए है। और कहा जाता है जनरल कयानी उस वक्त के वो भी साथ मिले हुए थे, उसके बगैर शायद ये कामयाब नहीं होती। और इवेंचुअली हमने देखा बहुत से कंसर्न्स थे कि मुल्क में सियासी सिचुएशन, उस वक्त टेररिज्म भी आपको याद होगा बहुत बड़े थे, टेररिस्ट वाकयात बहुत ज्यादा, और भी इश्यूज थे। IMF के पास जाना था, इस तरह की सिचुएशन थी, इकोनॉमिक, लॉ एंड ऑर्डर, हर तरह की सूरत हाल बहुत खराब थी। तो इवेंचुअली पीपल्स पार्टी मान गई और मार्च में लॉन्ग मार्च शुरू हुई। बहुत ज्यादा उन्होंने रोकने की कोशिश की, हाउस अरेस्ट, कंटेनर्स अभी जो हम सुनते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में वो मान गए मुतालबात। और आपको याद होगा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर गिलानी टीवी पे आके उन्होंने एक कौन से खिताब किया, उन्होंने कहा हम जजेस को वादा अपना पूरा कर रहे हैं, जजेस को रिस्टोर कर रहे हैं। और गवर्नर्स रूल भी थोड़ी देर बाद खत्म हो गया और उन्होंने कहा हम रिव्यू करेंगे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन। और कुछ ही माह बाद हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ओवरटर्न भी कर दी। तो इसमें अगर आप सुपरफिशियली देखें तो पहली लॉन्ग मार्च तो दूसरी लॉन्ग मार्च कामयाब तो हो गई, उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा था। लेकिन क्या हमारे मुल्क में हमें आजाद अदलिया मिली? उसके बाद क्या हमें इफ्तिखार चौधरी मिले? और आई हैव टू से कि उस वक्त बहुत से वकला के ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि क्या इस तरह की जो जुडिशरी है, जो इतनी ज्यादा लॉयर्स की बैकिंग से इतने कैंप्स बन चुके हैं, क्या अदलिया का इतना पोलिटिसाइज्ड रोल इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के लिए बेहतर साबित होगा? बहुत से कंसर्न थे लोगों के। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी थी कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर एक डिक्टेटर ने चीफ जस्टिस को निकाला है, गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पे निकाला है, तो आपको शायद वकला का, जजेस का ये ड्यूटी भी थी कि वो उनका साथ दें। तो एक बहुत उस तरह का टाइम था, उसमें जनरल कयानी का भी रोल है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना रोल है,
मतलब पीछे मकसद ये है जो आप सामने देखते हैं, दैट्स नॉट द ओनली स्टोरी। जो पीछे हो रहा होता है वो शायद ज्यादा अहम है। लेकिन दिस इज मतलब अब आप देख लें, क्या ये एक सक्सेसफुल लॉन्ग मार्च थी, लेकिन जो उनका अगर मकसद इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी था, तो वो मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स अपनी खुद राय कायम कर सकते हैं वो कितनी सक्सेसफुल थी। अच्छा, 2014 का धरना जो कि जिसकी बाज़गश्त जो है वो आजकल भी चल रही है, क्योंकि इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च चल रही है। तो 2014 का जो पीटीआई और पैट जो ताहिरुल कादरी साहब थे, इन दोनों ने मिलकर जो है एक प्रोटेस्ट कॉल की थी। पॉलिटिकल सियासी कजन्स उन्हें कहा जाता है। और अच्छा, वैसे मैं बताती चलूँ कि कादरी साहब की ये कोई पहली लॉन्ग मार्च नहीं थी। वो उन्होंने जनवरी 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि जाने वाली थी, उनके मतलब इलेक्शन आने वाले थे, लेकिन उन्होंने तब भी आकर हुकूमत को हिलाने की कोशिश की। और क्या कंटेनर था उनका वैसे? हाँ, बड़ा वो वैसे इस तरह भी ज़्यादा बेहतर था उनका 2014 में भी। तो वो जब 2013 जनवरी का भी उनका जो लॉन्ग मार्च थी, उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी, यही बाज़गश्त थी। खैर, वो उस वक्त हमने देखा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पे नवाज शरीफ साहब जो है वो भी सामने आ गए पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होकर, उन्होंने उस चीज़ को वो ख़त्म किया। अच्छा, 2014 में तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, और ये अगस्त के अंदर जो है, ये 14 अगस्त को ये शुरू हुआ। और ये जब इस्लामाबाद ये पहुँचे, डिमांड्स ये थी इमरान खान साहब की, तो डिमांड ये थी कि जो 4 हलके हैं जिसके अंदर वो कहते थे कि एक रिगिंग हुई है सिस्टमैटिक, तो उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उनकी डिमांड मेन थी कि नवाज शरीफ जो है, यानी जो उस वक्त के वज़ीर आज़म, वो इस्तीफ़ा दें। और उससे पहले हम चंद माह पहले हमने देखा था कि मॉडल टाउन में बड़ी वो अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, जिसके अंदर पुलिस और ताहिरुल कादरी साहब मिनहाजुल कुरान के लोग थे, उनके आपस में जब क्लैश हुए तो उनके लोगों की शहादतें हुई। तो उनकी, ताहिरुल कादरी साहब की, उसके बारे में थी। लेकिन ये मैं ज़रूर बताती चलूँ कि नवंबर 2013, जैसे आपने कहा ना कि लॉयर्स मूवमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सामने होती हैं और कुछ चीज़ें पीछे होती हैं। नवंबर 2013 में हामिद मीर साहब ने ये प्रेडिक्शन दी थी, और ये उनके ट्विटर अकाउंट पर भी है। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ का क्योंकि ट्रीज़न ट्रायल चल रहा है, तो उसकी वजह से ना सिर्फ ये जंग जो है ये अदालत में लड़ी जाएगी, बल्कि सड़कों पे भी एक लॉन्ग मार्च जो कि 2014 में होगी उसके थ्रू लड़ी जाएगी। लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि ये मुशर्रफ को बचाने के लिए है, बल्कि ये कहा जाएगा कि निज़ाम को बदलने के लिए है। तो वो हमने देखा कि वो अगस्त 2014 में इसी तरीके से हुआ, क्योंकि जो ये 2014 का धरना है, ये तो अब बात बहुत क्लियर भी हो चुकी है कि इसके पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, और इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग की वजह से ये इमरान खान साहब ने इतना बड़ा ये जो धरना इतने अरसे का किया वो किया। और बहाना जो था वो जो भी हो, लेकिन असल में इस्टेब्लिशमेंट के जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए थे वो मुशर्रफ के ट्रीज़न ट्रायल की वजह से हुए थे। अच्छा, अब इसको मैं एक्चुअली समझती हूँ कि हम क्योंकि कहते भी है कि सियासत के अंदर एक 2017 की डिसरप्शन हुई, एक बहुत बड़ी डिसरप्शन ये 2014 का ये धरना था, क्योंकि उस वक्त एक चीज़ मैन्युफैक्चर की गई, झूठा एक नैरेटिव बनाया गया। फिर एक सबसे बड़ा झूठ जो खान साहब ने बोला वो था 35 पंक्चर का। वो नजम सेठी साहब के ऊपर जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, ये इल्ज़ाम लगाते रहे, 126 दिन लाइव टेलीविज़न के ऊपर ये दोहराते रहे। बाद में उन्होंने कहा सियासी बयान था, एक झूठ के ऊपर एक चीज़ उन्होंने शुरू की। और मेरे लिए ये बहुत अहम भी है, क्योंकि आप ये देखिए कि 2014 में जो बच्चे 10 साल के थे, आज उनकी वोटिंग की एज 18 साल के हो गए। तो यानी कि एक पूरी नस्ल तैयार की गई है जो इन झूठों के ऊपर, जिनको ये बताया गया और क्योंकि लाइव टीवी पे दिखाया गया उस वक्त उनको इस तरीके से कि ये सारे जो बाकी पॉलिटिशियन, ये मुल्क दुश्मन है, इन्होंने इलेक्शन चोरी किए। ये जो सहाफ़ी हैं, आपको याद होगा कि मीर साहब पे भी अटैक हो चुका था, तब तक जियो जो था बंद था, जियो की दफ्तर पे 22 दफ़ा गालिबन हमला हुआ है ये ड्यूरिंग दिस 126 दिन का धरना। पीटीवी हमला, आपको याद होगा कि पीटीवी पर हमलावर हुए, पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ इस धरने के दौरान। पीसफुल मार्च की बात करते हैं,
लेकिन ये जो थे एक बिल्कुल पीसफुल गमले नहीं टूटे, लेकिन पीटीवी के अंदर जो फिर आपको याद है एसएसपी जनेजो जो थे, असमतुल्लाह जनेजो साहब को जिस तरह मारा गया, तो लेकिन वो गमला तो नहीं थे ना, गमला नहीं टूटे, इंसान थे। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये एक्चुअली जो एक डिसरप्शन, क्योंकि उस वक्त ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नॉर्मल नहीं थी, ये कोई ऑर्गेनिक मूवमेंट नहीं थी, ये एक मैन्युफैक्चर की गई मूवमेंट थी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के साथ। और इसी वजह से उस वक्त लोगों को एक मैसेज क्या गया कि इमरान खान साहब जो है ना, अब ये हैं जो कि आगे जिन्होंने आना है, इनके पास असल बैकिंग है, यही पॉलिटिशियन है, ये जो है ये कंट्रोल कर रहे हैं पॉलिटिकल नैरेटिव। और देखिए नैरेटिव भी कंट्रोल हुआ ना, क्योंकि दूसरी साइड का तो नैरेटिव आया नहीं। एक नैरेटिव 126 दिन रोजाना सुबह से रात, मुझे याद है कि रात 3 बजे तक ट्रांसमिशन होती थी, रात 3 बजे तक लाइव ट्रांसमिशन होती थी, और जियो बंद था मोस्टली, तो वो कोई काउंटर ट्रांसमिशन हो, हाँ सारे चैनल पे चलते। और अच्छा, और फिर ये था कि झूठ को कोई फैक्ट चेक नहीं कर रहा था, वो कह दिया गया लोग मर गए हैं जी धरने वालों के, ऐसी हालांकि कोई चीज़ नहीं हुई। फिर वही 35 पंक्चर वाली चीज़ उन्होंने बार बार झूठ बोला, इन्होंने क्या क्या इल्जामात लगाए, उसके अंदर तो खैर हमने देखा उन्होंने बिल भी जलाया, उन्होंने कहा सिविल डिसोबीडियंस कर दो, जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई। उस वक्त चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने भी आना था, जो वैसे बहुत पसंद है पीटीआई को, चाइना, और लेकिन यह है कि वो भी नहीं आ सके क्योंकि ये सब कुछ चला था। तो जो उस एक यानी कि अगस्त के अंदर मैं समझती हूँ कि जो समाजी, सहाफ़ती और सियासी इक़्तिदार जो पाकिस्तान की जो तबाह हुई, जो बुनियाद रखी गई, उससे हम आज भी उससे हम हिले हुए हैं। और मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि इस चीज़ को कैसे काउंटर किया जाए, कैसे फिक्स किया जाए। ये कोई इस तरह की चीज़ तो है नहीं कि आप इसको इतनी आसानी से, अब एक पूरी नस्ल आपने इस तरीके से बना दी। तो मेरे ख्याल में अब, और ये भी मैं बताती चलूँ कि पीटीवी हमला के से, पार्लियामेंट हमला के से अपनी हुकूमत में ये लोग इक्विट हुए हैं। ये केस को उस वक्त यही कहा गया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं 2014 का जो 126, और वो भी इसलिए कॉल ऑफ हुआ, ये भी बताती चलूँ कि एपीएस का अटैक हो गया था जिससे हमारे बच्चे शहीद हुए थे। तो 17 दिसंबर 2014 को ये कॉल ऑफ किया गया। उस वक्त ऐसे कॉल ऑफ वो करना नहीं चाहते थे, और उनको बेशक नवाज शरीफ साहब का इस्तीफ़ा नहीं मिला, लेकिन जो आज नून लीग के हुकूमत है वो यही इसी का 2014 के धरने की एग्जाम्पल देकर ये कहते हैं कि हमें उस वक्त कहा गया इन्हें आने दें, इन्हें कुछ मत कहें, ये पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जिस चीज़ का हमें सियासी नुकसान हुआ, क्योंकि पूरा मीडिया का नैरेटिव भी इनके पास चला गया, सियासत का नैरेटिव भी इनके पास चला गया, हम इन्हें काउंटर ही ना कर सके, इसलिए इस दफ़ा हम ये नहीं होने देंगे। इसलिए मे की लॉन्ग मार्च के अंदर भी आपने देखा बड़े अनअपोलोजेटिक थे नून लीग वाले, हुकूमत वाले, कि हम अगर बाय फोर्स भी इस्तेमाल करें। हालांकि उन्हें कहा गया कि आप क्या कर रहे हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट, उन्होंने कहा जमहूरी जो मर्जी होता हो, हमने वो 126 दिन का अपना सियासी नुकसान भुगता है। इमरान खान इतने बड़े जो क्रिएट किए गए, मैन्युफैक्चर किए गए उनकी पूरी सियासत, तो ये चीज़ हम इस दफ़ा नहीं होने देंगे। और इसलिए वो अभी भी राना सनाउल्लाह साहब, आपने देखा है कि इस लॉन्ग मार्च के ऊपर भी वो जो बात कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इमरान खान साहब ने 35 पंक्चर की आज तक माफ़ी नहीं मांगी, सियासी बयान कहकर नदम सेठी साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, और दूसरा पूरे के पूरे हमारे रियासत की और हमारे इलेक्शंस की और हर चीज़ के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने उंगली उठाई है 35। हाँ हाँ, वो बिल्कुल गए थे। और एक टेप का भी जिक्र होता है, एक DGIS उस वक्त के जो थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मेरे ख्याल में एक्चुअली इमरान खान साहब को माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि इस तरह रिपीट हो रहा है क्योंकि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की ऑडियो लीक्स आ गई हैं, लेकिन अभी भी इस पर माफ़ी नहीं मांगी गई कि कभी माफी नहीं मांगते, वो जो कहते हैं वही हकीकत है, वही सच है। नहीं, ये तो हमें पता है, लेकिन फिर भी लोगों को तो पता है। वो बात सही है कि हम लोगों के नज़र में हम लोग बुरे ही होंगे क्योंकि हम इमरान खान साहब की साइड पे नहीं, हम एक पॉपुलिस्ट लीडर के ऊपर सवाल उठाते हैं। बहुत से उस वक्त जो जर्नलिस्ट थे, सॉरी मैं जल्दी से बात कर दूं, हमने वाइंड अप भी करना है, कि उस वक्त बहुत से जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने जाके वहाँ पे पता नहीं कितनी को लाशें भी ढूंढ ली थी, जो इस वक्त जो है ना वो सहाफत की कंटेनर पे भी थे कुछ जर्नलिस्ट। जी सब थे, ज़्यादातर वैसे बाद में छोड़ गए। क्या कुछ कह रही थी? मैं कह रही थी कि उस वक्त छोटे छोटे झूठ ज्यादा थे, लेकिन अब उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है इन 7-8 सालों में। अब वो जो बिग लाई का कॉन्सेप्ट है ना, वो जो लोगों के जहन में एक सीड ऑफ डाउट हमेशा रहता है, जैसे अमेरिकन कंस्पिरेसी वाली बात, इतना इसकी रेपुटेशन आ चुकी है हर जगह से, अपनी जुबान से फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं, सब कह चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा झूठ है,
इसको उतना ही मुश्किल है पूरी तरह जो है रिफ्यूज करना। तो मेरा ख्याल है बहुत दिलचस्प है 2014 से अब तक का हमारा सफर। और अब देखते हैं छोटे छोटा क्विक कमेंट ऑन दिस लॉन्ग मार्च, सब दे दें। अच्छा, आई थिंक अभी तक तो बड़ी फुस जा रही है वेरी फ्रेंकली, क्योंकि ये मेरा ख्याल है ये मार्च का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इस वक्त तो वो जलसियाँ करते जा रहे हैं जगह जगह। तो लेकिन इस्लामाबाद पहुंचने तक ये लोग जमा कर लेंगे। अब तो वैसे वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग जंग तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है। वैसे उन्होंने पहले दिन उन पर अटैक किया, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट में वापस अटैक करने पे आ गए। तो जंग तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है। हु विल ब्लिंक फर्स्ट? वो मैं ट्विटर पे पढ़ रही थी, किसी ने कहा था द हाउस नेवर लूजेस। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मकसद क्या है इस लॉन्ग मार्च का। मैं जैसे हम लोगों ने अभी तारीख में बताया, जो बड़े बड़े एहतजाज हुए, जो लॉन्ग मार्च, उनका कोई ना कोई सम पॉइंट ऑफ एजेंडा था। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बार एजेंडा क्या है। कहा ये जाता है मार्च अप्रैल में इलेक्शन, हाँ बस ये कहा जाता है ना, वो तो पता है कि वो नहीं मिल रहा, वो पता है, मेरे ख्याल से पीटीआई को भी पता है कि वो उनको नहीं मिलने वाला। तो फिर इसका मकसद क्या है? देखो ना, पीटीआई मान क्या ये पावर शो है? बस एक वो अप्रैल मई वाली एक शख्सियत मान रही है जी। तो फिर तो एक पावर शो ही हुआ ना, आपने बस दिखाना है कि देखिए नहीं, अभी देखिए एक बड़ा जलसा करना है अच्छा सा आगे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जाने में थोड़ा सा वक्त है। इस्लामाबाद पहुंचते हैं, क्या होता है, जो वाडा साहब ने भी कहा, वैसे भी जो हुकूमत भी कह रही है, फिर वो अली अमीन गंडापुर साहब की वो कि ये कहीं कोई ब्लड को देखिए, वायलेंस स्टार्ट होते खुदा ना खास्ता पता नहीं चलता, और फिर उसके रेपरकशंस क्या होंगे, ये बड़े डेंजरस भी हो सकते हैं। ये मेरे लिए जो है वो ये है रीमा, कि देखिए 2014 के जो धरने ने एक एक्चुअली लोग एक सियासत के अंदर हमारी, जैसे मैंने कहा ना, डिस्ट्रप्शन तो है, लेकिन उन्होंने एक चेंज भी लाया कि अब धरने बहुत रेगुलर, आपने देखा होगा टीएलपी का फैजाबाद वाला जो था, फिर मौलाना फजलुर रहमान ने किया, बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च की, और अब इमरान खान साहब ये दूसरी करने जा रहे हैं इस हुकूमत के अंदर। अभी तो 6-7 महीने इस हुकूमत को आए हुए हैं, तो ये अब बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ होने जा रही है। और इसकी वजह से जो इंस्टेबिलिटी है हर जमहूरी हुकूमत की, वो बरकरार रहेगी, बल्कि बढ़ती जाएगी। बड़ी मुश्किलों से 10 साल का साइकिल 5-5 साल का 2 हुकूमतों ने पूरा किया था। उसके बाद तीसरी हुकूमत वो एक पार्टी की हुकूमत, यानी मैं कह रही कि वो सिविलियन जो है। लेकिन ये जो चीज़ें ना, ये मेरे ख्याल में हम 90s की सियासत में थ्रू दीज धरनाज एंड थ्रू दीज लॉन्ग मार्चेस, इस वाली चीज पे शायद धरने से हुकूमतें कमजोर तो होती है, गिरती नहीं है, लेकिन कमजोर। अगर ये देखें, अगर ये एक फ्लॉप फिल्म होती तो ये दोबारा नहीं हम देख रहे होते, दोबारा स्क्रिप्ट से कमजोर तो होती है। अभी तो देखे ना, वो डफर से हैं स्क्रिप्ट राइटर, उनके पास ज्यादा राइट आइडियाज नहीं होते, उनको यही आता है धरना कर लें, फिर की ख्याल है तो धरना कर देते। तो वो भी तो है ना, उनके ब्राइट आइडियाज होते तो कि मुल्क क्या ना होता। लेकिन जो 2014 के हमें जो डैमेज किया है, वो मेरे ख्याल में हम नस्लें हमारी जो है, जैसे नहीं, रीमा ने तो अपना टेक अवे दिया नहीं इस धरने का। वेट एंड वॉच। जैसा कि मेमन ने कहा कि एग्जांपल्स दी कुछ, मौलाना फजलुर रहमान ने भी लॉन्ग मार्च की थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी लॉन्ग मार्च की थी। उन्होंने कहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का लॉन्च करने के लिए हमने लॉन्ग मार्च किया। इसके अलावा भी इस मुल्क में बहुत लॉन्ग मार्चेज हुई हैं। टीएलपी की धरना हुआ था, जिससे भी बहुत शदीद नुकसान हमारे फैब्रिक को, हमारी गवर्नमेंट्स को पहुंचा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और आगे तक पहुंचता रहेगा। इसके अलावा कुछ अच्छी भी थी। फिलहाल हमने इन सब पे बात की, इंशाल्लाह किसी और दिन हम ज़रूर और एक्सटेंड करके बात करेंगे, और चीज़ों को भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे इस अम्ब्रेला के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल और को सब्सक्राइब कीजिएगा। मंडे को 7 बजे हम वीडियो डालते हैं, सो स्टे ट्यून फॉर मंडे, फॉर नेक्स्ट मंडे, एंड विल मीट यू देन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।